हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश। और आज की वीडियो में मैं आपको पेडोलॉजी कराने वाला हूँ। ठीक है, ये पेडोलॉजी क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब मैं अपनी सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहा था या फिर अब भी मैं थोड़ी बहुत जो पेडोलॉजी पढ़ता हूँ, जिन नोट से पढ़ता हूँ या जैसे पढ़ता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। और खासकर सीटेट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जो भी क्लास आपकी चलेगी पेडोलॉजी वगैरह की, और उसकी एक प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, और अलग अलग वीडियोस में हर बार अलग अलग पार्ट्स में कराऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स चलाऊंगा। ठीक है, जिससे आपकी कंप्लीट पेडोलॉजी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सीटेट वाले तो जरूर मिस ना करें इस क्लास को। और अगर आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, आपको लगे कि भाई मैं टॉपिक सही से नहीं करा पाया, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स। ठीक है, अधिगम और अधिगम वक्र। तो क्या होता है अधिगम? हम सीखते क्या है? ठीक है, हम सीखना होता क्या है हमारे लिए? ठीक है, देखो, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, ठीक है, तो वो आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो और अपने लाइफ के साथ जोड़ करके आगे तक उस चीज़ को लेकर चलते हो। ठीक है, लाइक आपने नोटिस किया होगा कि जब एक छोटा मान लो अपने बचपन में ड्राइंग बनानी सीखी, ठीक है, तो वो जो आपने ड्राइंग बनानी सीखी थी, वो भले ही आपके आगे लाइफ में काम ना आई हो, लेकिन जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो, ठीक है, आगे जा करके या फिर मैथ्स में भी, ठीक है, तो आप देखते हो कि आपको क्या होती है, थोड़ी बहुत आसानी उससे हेल्प मिलती है। तो इसका क्या मतलब है, जो भी आपके बिहेवियर में चेंज लाते, छोटे मोटे चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है? एक लर्निंग की वजह से आता है। आपने उस चीज़ को पहले कहीं ना कहीं किया होगा, आपकी प्रीवियस नॉलेज उससे कहीं ना कहीं रिलेट रही होगी। ठीक है, और जो भी आपने सीखा था वो किसके बेसिस पे आपको है? आपके एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो लर्निंग क्या करती है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है, साथ साथ आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ साथ चलती है। ठीक है, मतलब यानी कि आपकी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, आपकी न्यू नॉलेज को सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, आप जो भी कुछ सीखोगे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही सीखोगे। आगे चलते हैं। सही। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर कैन नॉट कॉल्ड लर्निंग। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हर तरह का बिहेवियर में आया हुआ चेंज लर्निंग है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारे चेंजेस लर्निंग तो नहीं होते। ठीक है, मान लो आप बीमार हो गए, ठीक है, आप जब लर्निंग की एज में थे, जब आप कुछ सीखना चाह रहे थे कि भाई मैं सुबह उठूंगा, रनिंग पे जाऊंगा, आपने एक पूरा शेड्यूल बनाया और आपने क्या करा, उस चीज को अडोप्ट करा अपने बिहेवियर में। ठीक है, लेकिन आप कहीं बीमार पड़ गए बीच में, ठीक है, आप उठ नहीं रहे 4-4 दिन बेड से सही से, ठीक है, तो वो कोई लर्निंग नहीं है। आपने सीखा थोड़ी था बेड पे पढ़ना, वो किसी ना किसी रीजन से हुआ। ठीक है, किसी ना कभी किसी बीमारी की वजह से हुआ है, थकान की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लर्निंग तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो सभी प्रकार के परिवर्तन लर्निंग या फिर अधिगम नहीं कहलाते। जो आपने सीखे होते हैं, जो जिन्हें सीखने में आपकी रुचि रही होती है, कोई मोटिवेशन रहा हो, ठीक है, आपको कोई इन्वायरमेंट वैसा मिला हो, या फिर आपने अचेतन मन के कारण सीखे हो। ठीक है, मतलब या तो आप कोई चीज इंटरेस्ट से सीखते हो, ठीक है, या तो आपको इन्वायरमेंट से सीखते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब आप रहते कहाँ हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी एरिया में कुछ कुछ बच्चे क्रिकेट बहुत खेलते हैं, ठीक है, और आपने उनके साथ क्रिकेट खेलना सीखा, तो इसका क्या मतलब है? आपने वो चीज़ कहाँ से अडॉप्ट करी? अपने वातावरण से अडॉप्ट करी थी। और कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपने अचेतन मन से भी सीखते हो। जैसे कि मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ऑनलाइन पढ़ाना ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मेरे एरिया में थोड़ी कोई ऑनलाइन पढ़ाता है, तो ये क्या ना कहीं इंटरेस्ट था कि भाई मैं करूँ स्टार्ट। तो आप कुछ चीज़ें आपकी आपका मन डिसाइड करता है, आप खुद से डिसाइड नहीं करते हो। आपने आप आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जब आप एक ये पर्टिकुलर एज में आ जाते हो, तो आपका जो अचेतन मन है, जो इधर उधर भटकता रहता है, बचपन में तो और ज्यादा भटकता है, ठीक है, तब आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं, आगे आगे चलता हूँ। डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। गेट्स कहते हैं कि भाई अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ठीक है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है या प्रीवियस नॉलेज रही है, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, अपने बिहेवियर में चेंज किया है, तब वही क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा। ये बात कौन कहते हैं? गेट्स कहते हैं। वहीं वुडवर्थ कहते हैं कि भाई नवीन ज्ञान
और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, आप कुछ न्यू नॉलेज सीख रहे हो, ठीक है, आपने न्यू नॉलेज सीखी है, ठीक है, या फिर कोई न्यू स्किल सीखी, एक मिनट, ठीक है, न्यू नॉलेज सीखी या कोई न्यू स्किल सीखी, दोनों ही चीजें क्या कहलाएंगी, लर्निंग कहलाएंगी। वहीं क्रो एंड क्रो कहते हैं कि भाई सीखना आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, आप किसके बेसिस पे सीखोगे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे सीखोगे, ठीक है, अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखोगे, ठीक है, अपने बिहेवियर के बेसिस पे सीखोगे। ये बात क्रो एंड क्रो कहते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स रही है लर्निंग की। ठीक है, लर्निंग एक सार्वभौमिक होती है, आप अपने आसपास से हर जगह से सीख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्या सीखोगे सिर्फ स्कूल जाकर सीख रहे हो, या आप अपने घर की चार दीवारी में ही आपने सीखा है कुछ, ठीक है, या अपने वातावरण में ही सीखा है। आप बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग जगहों पे सीखते हो। जैसे आपने कुछ चीजें अपने दोस्तों में रह के सीखी होंगी, कुछ चीजें परिवार वालों के साथ, कुछ चीजें अपने भाई बहनों के साथ, कुछ चीजें आपने खुद से सीखी होंगी, कुछ चीजें आपने स्कूल से सीखी होंगी, ठीक है, और कुछ चीजें अपने आस पड़ोस से अडोप्ट की होंगी। तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है। दूसरी चीज, लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे आपका गोल क्या है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट हो गया, ठीक है, कोई एनवीएस की कर रहा होगा, कोई डी ट्रिपल एस पी की कर रहा होगा, ठीक। तो सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। तो जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आप सही से सीख भी नहीं पाओगे। लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब, ठीक है, ये फॉर्म टू टॉर्म चलता है, ठीक है, जन्म से कब्र तक, ठीक है, जब आप सीखना स्टार्ट करते हो, जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप सीखते रहते हो, ठीक है। आप बुढ़ापे तक सीखोगे जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, चाहे समाज से आपने कुछ सीखा है, चाहे अपने परिवार वालों से सीखा है, ये आपका जन्म लेने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो हिलना डुलना फिर चलना, ठीक है, मोटर स्किल्स को सीखता है, और उसके बाद जा करके वो अलग अलग चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है, लैंग्वेज को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि लर्निंग क्या है, अनुभवों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, आपके जो पुराने एक्सपीरियंस थी, पुराने एक्सपीरियंस रहे, प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस नॉलेज रही है, ठीक है, या कोई प्रीवियस स्किल रही है, ठीक है, वो बाद में जाकर एक न्यू स्किल बन जाएगी, ठीक है, न्यू स्किल या न्यू नॉलेज या फिर न्यू एक्सपीरियंस बनेगा, क्रिएट करेगा आपके लिए। तो आप इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे क्या करोगे, सीखोगे। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो आपको एडजस्ट करना आ जाता है, समय के साथ एडजस्ट करना आ जाता है। जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो ऐसा थोड़ी था कि मैंने एकदम से टीचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँगा मैं। एक नया नया क्लासरूम का माहौल मिला होगा शायद से मुझे, और उस माहौल में ढलना, ठीक है, और सब बच्चों को एक साथ मैनेज करना, ये भी क्या है, ये भी आप अनुभव भी ले रहे हो ना, और उन अनुभवों के साथ क्या कर रहे हो, और चीज़ों को एडजस्ट करना सीख रहे हो। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, जहाँ पे आप क्या जानते हो कि कम से कम रिसोर्सेज के साथ आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, और किस प्रकार से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। लर्निंग इज ग्रेजुअल, ठीक है, लर्निंग एक क्रमिक प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं कि आप एकदम से सब कुछ सीख जाओगे, आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। जैसे अगर आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा है तो सबसे पहले वो चलना थोड़ी सीखेगा एकदम से, पैदा होते के साथ ही वो अपने हाथ पैर हिलाएगा और मोटर स्किल्स को सीखेगा, पहले फाइन मोटर स्किल सीखेगा, ठीक है, फिर ग्रोस मोटर स्किल सीखेगा। यही तरीका होता है सीखने का। तो लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल होती है, क्रमिक होती है, आप धीरे धीरे एक एक करके चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, देखो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। या तो आपका खुद का कोई पर्सनल फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी लर्निंग अफेक्ट हुई है, आप या तो ज़्यादा सीख रहे हो, ठीक है, या तो कम सीख रहे हो, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। एक पर्सनल फैक्टर है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर आपकी अपनी बाइक चॉइस होता है, ठीक, या फिर जो
इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो दूसरों के द्वारा अफेक्टेड होता है, आपके अपने से अफेक्टेड नहीं होता। पर्सनल फैक्टर की बात करें, जैसे कि इसमें लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स की बात करूँ तो मैं मोटिवेशन हो गया, ठीक है, आपने कोई चीज़ सीखी, आपके मोटिवेट थे उसे सीखने के लिए तभी आप सीख पाए। या आप कोई चीज़ एज के साथ ही सीखते हो, जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज में आके आप बोलना सीखोगे ना। और उसके अलावा मैच्योरिटी हो गई, आप जैसे धीरे धीरे बड़े हो गए, आप फिजिकली क्या हो गए, मैच्योर हो गए, चीज़ों को सीखने के लिए कैपेबल हो गए। वो कुछ चीज़ आप क्या सीखोगे, अपनी एज के साथ ही सीख सकते हो, एकदम से तो नहीं सीख पाओगे। जैसे स्विमिंग है, मान लो किसी को स्विमिंग करनी है तो वो जो 4-5 साल की उम्र में थोड़ी कर लेगा। तो एक मैच्योरिटी जब में आप में आ जाएगी, जब आप परिपक्व हो जाओगे थोड़े बहुत, तब जाके आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों, जब मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे और इन सब सब चीज़ों के लिए एक मैच्योरिटी लेवल आपका बन जाएगा, तब जाके आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। एक एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को सीखने के लिए। उसके अलावा एक इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, आपके अंदर वो नॉलेज है भी कि नहीं है कि आप वो चीज़ सीख सकते हो कि नहीं। इसके अलावा एक फैटिग हो गया, थकान, ठीक है, और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गई, आप जल्दी थक जाते हो तो टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, और आप लेट, आपको थकान लेट हो रही है, ठीक है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, तो आप उसे सीखने में टाइम कम लगाओगे। इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गई, अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो। इंटरेस्ट हो गया कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को सीखने के लिए। उसके अलावा एटीट्यूड हो गया कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि आप उस चीज़ को सीख सको, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, आपके इच्छा कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है आपके अंदर उस चीज़ को सीखने की। ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं कि आप उस चीज़ को सीख सकते हो या नहीं। अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर टीचर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एक कंटेंट रिलेटेड होते हैं जिससे आप पढ़ रहे हो, जो आपको सिखा रहा है, या तो जिस व्यवस्था के साथ, ठीक है, आप सीख रहे हो, मतलब सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स, जहाँ पे आपने वो चीज़ें सीखी है, वो जगह आपकी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको एक सीखने में मदद करती हैं, अफेक्ट करती हैं कि आपने सीखा क्या था। आगे चलते हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचर आपको सिखाने के लिए टीएलएम्स का इस्तेमाल कर सकता है, आप करते होगे स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, टीएलएम आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपने यूज़ किए होंगे स्कूल में जब आपने पढ़ाया होगा, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया हो, चाहे अलग से आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया हो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपको उसकी नॉलेज कितनी है एक्चुअल में, तो ये भी अफेक्ट करेगा कि आप क्या सिखा रहे हो और सही से सिखा पा भी रहे हो कि नहीं सिखा पा रहे हो। तीसरा है टीचिंग मेथड और री इन्फोर्समेंट, ठीक है, आप किस मेथड से बच्चे को सिखा रहे हो, आप रोल प्ले के द्वारा सिखा सकते हो किसी बच्चे को, ठीक है, और कोई एक्टिविटी करा के सिखा सकते हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक सीखने के लिए माहौल को क्रिएट करती है, एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, और उतना ही अच्छे से बच्चा सीख पाता है। आगे चलते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। अब जिससे आप पढ़ा रहे हो, जिस चीज को आप पढ़ा रहे हो, जिससे पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो विषय वस्तु कैसी है, तो ये भी क्या करती है, अफेक्ट करती है कि आप जो जो चीज सिखा रहे हो कितनी जल्दी और किस लेवल पे आप बच्चे को सिखा सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 5वीं की बुक उठा के तीसरी के बच्चे को सिखाने लग जाऊंगा। तो विषय वस्तु उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जो आपके उद्देश्य की पूर्ति और बच्चे के उद्देश्य की पूर्ति करती हो, ठीक है। किसी बच्चे को अगर मुझे जोड़ना सिखाना है, ठीक है, मैं उसे मल्टीप्लाई और भाग करना नहीं सिखा सकता। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले मुझे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, प्लस और माइनस को क्लियर करना होगा, तभी जाकर के कहीं मैं उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाऊंगा। अब एक छोटे से बच्चे को अगर मैं पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराने लग जाऊंगा, तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो जो आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जो आपके उद्देश्यों को पूरी करती हो, ना कि आप कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हो। पाठ्यक्रम की संरचना एवं प्रकृति, मतलब जो पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हो, जैसे हम पीआरटी लेवल पर बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसकी संरचना ऐसे होनी चाहिए कि उसमें बच्चे को खुद ही इंटरेस्ट है,
उसके अंदर कई सारी पिक्चर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है? और वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए और उसमें स्टोरी टाइप होनी चाहिए। अगर पाठ्यक्रम आपका ऐसा होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट उसमें खुद ही डेवलप हो, तो बच्चा उसे सीखने के लिए आगे खुद से ही बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। देखा होगा ना, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हमें पढ़ा दो, ये कर दो। क्यों? क्यों? उनका इंटरेस्ट क्या है? उस टाइम पे उन किताबों को देख कर के काफ़ी ज़्यादा उसमें बनता आता है। विषय वस्तु का क्रम, आकार और मात्रा, ठीक है? आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे आपने पीआरटी लेवल पे पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि बच्चों को एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। आप जिसे भी स्कूल का आपने जॉइन किया होगा, तो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें किसी दिन बुक में करा दिया तो बाकी दिन कॉपी में छोटा-छोटा काम दे रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, एलकेजी, नर्सरी वगैरह के बच्चों को। ऐसा तो नहीं है कि सीधे आप उनका हाथ पकड़ने की जगह उन्हें एक एक ही बारी में काफ़ी सारा काम दे दो। तो जो विषय वस्तु का क्रम है, ठीक है? आप क्रमबद्ध तरीके से कराइए, चीज़ों को छोटी मात्रा में कराइए और क्वांटिटी इतनी रखिए कि बच्चा उसे सीख सके, बच्चा उसे भागे ना। अभ्यास का उचित विभाजन, आप बच्चे को किस प्रकार से सिखा रहे हो उसका एक आपके पास आप उसका एक प्रॉपर विभाजन करना चाहिए, ठीक है? जैसे आपने ऐसे 1 में बच्चे को कितना कराना है, ऐसे 2 में कितना कराओगे आप, बीच-बीच में कौन-कौन सी वर्कशीट आप बच्चे को दोगे और आपने जो चैप्टर कराया उसका रिवीजन आप लोगे कैसे? तो इसका क्या होना चाहिए, पूरा अभ्यास का उचित विभाजन आपको कर कर देना चाहिए कि बच्चों को दोबारा से उस चीज़ को सीखने का मौका मिले और वो उसको भूले ना, अपनी मेमोरी में कहीं न कहीं उसे सेव करके रखें। फैक्टर रिलेटेड विद सिस्टम, ठीक है? अब ये वो फैक्टर्स हैं जो आप जो मेरे या आपकी वजह से नहीं आएँगे। जैसे कि कक्षा में कुछ छात्र को बैठने की कुछ उचित व्यवस्था ही नहीं होगी, तो आपका पढ़ाना, ठीक है? और पाठ्यक्रम की संरचना, इसके अलावा भी बच्चे का सीखना क्या होगा, उसमें एक बाधा बाधा क्रिएट होगी। अगर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, क्लासरूम में मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सीटिंग की वजह से, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। स्कूल एंड फैमिली एनवायरनमेंट, जैसे कि मान लो कि स्कूल में एनवायरनमेंट मान लो एक बार को अच्छा मिल भी जाए, और बच्चे का फैमिली जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, वहाँ रोज लड़ाई होती है, ठीक है? माता पिता क्या करते हैं, बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, बच्चे का सीखना प्रभावित होगा। हो सकता है कि उसके मानसिक तनाव इतना बन जाए कि बच्चे स्कूल में आकर सही से सीख ना पाए, या फिर आप उस सभी बच्चों को सिखाने के चक्कर में ऐसे बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं कि या फिर उनकी जो एक्चुअल परेशानी है आप उन्हें जानने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसमें ना ज़्यादा कुछ टीचर कर सकता है, ना ही आप जो भी पाठ्यक्रम जिससे भी आप करा रहे हैं ना, वो आपके इतने ज़्यादा हेल्प ला सकता है। ठीक है? एनवायरनमेंट से आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर इन रूम, ठीक है? अगर प्रॉपर लाइट का ही अरेंजमेंट नहीं होगा, हवा ही नहीं आएगी, ठीक है? तो बच्चे का ध्यान कभी पढ़ने में सही से लग नहीं पाएगा। इक्विपमेंट अब लेबोरेटरी सेटअप, अब आपने कोई साइंस का मान लो टॉपिक कराया है, या फिर ईवीएस का कोई टॉपिक कराया, बच्चों को आपने हड्डियों के बारे में बताया, संरचनाओं के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में आप बता रहे हैं, या फिर पत्तियों के बारे में बता रहे हैं कि पत्तियों से किस प्रकार से ऑक्सीजन को क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर ऑक्सीजन वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो एक अगर लेबोरेटरी सेटअप नहीं होगा, तो उन चीज़ों को आप बच्चों को और ज़्यादा सही से नहीं सिखा पाएंगे, वो एक उनके माइंड में स्कीमा क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप उतना अच्छे से। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, तो हाँ, बेंजामिन शेपिर ब्लूम्स ने 3 तरह के डोमेन्स के बारे में बात की थी। क्या है ये डोमेन्स? एक आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है, एक साइकोमोटर डोमेन होता है और एक अफेक्टिव डोमेन होता है। ये जो भी आप सीखते हो, या तो आप कुछ सोच समझ के सीखते हो, थिंक जिसमें आपकी थिंकिंग प्रभावित होती है। मान लो आप बड़े हो रहे हो, तो समय के साथ-साथ आपकी थिंकिंग बदलती रहती है। आप जब बच्चे होते हो तो आप खेलने, कूदने और मस्ती करने के बारे में ज़्यादा सोचते हो। जैसे-जैसे आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती जाती है, समय के साथ आप बड़े होते चले जाते हो। जो आपका आस-पास का समाज है वो उसका तौर तरीका आपके लिए बदलने लगता है। तो जो आपकी मेंटल स्किल्स है, नॉलेज है, वो भी समय के साथ बढ़ती रहती है। अगला है फीलिंग।
ठीक है, जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, जो आपके फीलिंग और इमोशंस को की बात करता है। जैसे कि इसमें आपका एटीट्यूड आ सकता है, सेल्फ आ सकता है। इसमें जो भी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे आपके इमोशंस हो गए, किस मोमेंट में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीख रहे हो? आप सीखे तो आप अपने एनवायरनमेंट से ही हो। ये आपके एटीट्यूड और सेल्फ में होता है, ठीक है? आपके एटीट्यूड और सेल्फ में होता है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि सब एक जैसे रिएक्ट करते हो। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत छोटी-छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बातों को सह जाते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आपके इमोशंस के ऊपर है कि आपके अंदर उस चीज़ को सहनशीलता है कि नहीं है। आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं। और एक टीचर के लिए कि आप उनका अफेक्टिव डोमेन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉग्निटिव के साथ-साथ। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन डोमेन आपकी मैनुअल या फिज़िकल स्किल्स के ऊपर बात करता है कि आप फिज़िकली उन चीज़ों को आपके अंदर फिज़िकल एबिलिटी है कि नहीं कि आप चीज़ों को सीख सको, करा सको उस तरीके से जिस तरह से आपको कराना चाहिए। अब मान लो कि अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, आपको चलने-फिरने का वो नहीं करता, तेरा मन नहीं करता, आपकी साइकोमोटर स्किल्स में आप आपने जो जोर नहीं दिया, बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स पे आपने जोर नहीं दिया, तो बच्चा सीखने में कभी भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। जैसे आप जानते हो कि अगर बच्चों को प्ले वे में आप कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू सिखाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे का मैनुअल और फिज़िकल स्किल्स डेवलप होती हैं एक तरह से, कि बच्चा उन चीज़ों को करके सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो अगर आप ये 3 तरह के डोमेन्स की लर्निंग की बात करते हैं, बेंजामिन ब्लूम्स, कि आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना है। ठीक है? एनईपी 360 असेसमेंट के अंदर इसकी बात की गई है और कैप के नाम से हम इसे जानते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है? और बच्चे को इन तीनों क्षेत्रों में ही हमें क्या होता है, सिखाना होता है। लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स होते क्या हैं, हम जरा हम इनको समझते हैं। इन्हें हरमन एबिनबर्ग्स ने दिया था 1885 में। हाउ मच लर्निंग अफेक्ट आफ्टर डूइंग एफर्ट्स विद इन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय के अंदर आप जो आपने लर्निंग के लिए जो भी एफर्ट्स डाले थे, ठीक है, उससे आपकी लर्निंग कितनी अफेक्ट हुई है, उसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपकी रेट ऑफ लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने टाइम में कितना सीख रहे हो, किस प्रकार से सीख रहे हो और वो किस स्टेज में जाके अफेक्ट होगा। ठीक है, आपकी लर्निंग किस स्टेज में बिल्कुल सीधी चलती है, मतलब आप ना ज़्यादा सीख रहे हो और ना आप कोई नई स्किल सीख पाए, मतलब एक सेम डायरेक्शन में चल रही है, मैं कह सकता हूँ, ना आप ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे। चलो मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसे, थोड़ा आते नीचे। तो इसे दो प्रकार से बांटा जाता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, और दूसरा है स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स। पहला है कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स। आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स। एक समान गति में आप जब सीखते हो तो हम उसे कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स कहते हैं, जिसमें मान लो कि ये आपकी लर्निंग है, ये आपका टाइम है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आपको कोई नई चीज़ सीखने को दी है, मतलब बच्चे को मान लो आप लिखना सिखा रहे हो, तो वो एक टाइप में मैंने कहा कि भाई यहाँ डॉट से लेके आपको पेंसिल ऐसे चलानी है, तो बच्चा चला रहा है। ठीक है, बच्चा चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है। तो अभी क्या चल रही है, उसकी लर्निंग क्या चल रही है, एक समान गति में चल रही है। वो एक ही चीज़ पे क्या चल रहा है, कॉन्स्टेंट फोकस कर रहा है और पेंसिल पकड़ना, उसे हल्का सा चलाना, एक समान गति में उसकी अभी लर्निंग चल रही है, ना वो ज़्यादा बढ़ी है और ना ज़्यादा वो कम हुई है। ऐसा भी नहीं हो रहा कि बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल बिंदु के बाहर ही जाके लाइन खींच दे रहा है कुछ भी। या मतलब क्या है, अभी क्या चल रही है, समान गति से लर्निंग चल रही है, एक लीनियर एक्सेलरेशन बना हुआ है। ठीक है, या इसे आदर्श स्थिति भी कहते हैं कि अभी इस मतलब बच्चे ने क्या करा है, सीखना शुरू ही किया है एक तरह से। दूसरा है कॉनकेव कर्व। ठीक है, इसमें बढ़ता हुआ कर्व होता है और अवतल कर्व भी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, इसमें जीरो कह सकते हो, जीरो एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन कह सकते हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब अब बच्चा सीख रहा है, बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा था, लाइनें बना रहा था, अब मैंने बच्चे को ए बनाने को दिया। ठीक है, अब बच्चे ने ए बनाना सीख लिया धीरे धीरे करके।
ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अगला है कॉनकेव एक्सेल कर्व। कॉनकेव कर्व घटता हुआ कर्व होता है। अब ये किस कारण होता है, या तो जो चीज बच्चा शुरू में सीख रहा था या तो उसे आती थी, आपने किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाया जो जिसके लिए लाइनें बनाना क्या खेल है, वो लाइनें यूं ही बना लेता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी यूं ही बना लेता है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या दिया, उसे छोटी एबीसीडी बनाने को दी। अब उस बच्चे के लिए क्या हो गया, बिल्कुल नई नई चीज आ गई, वो नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। जिस स्पीड से वो पहले सीख रहा था, अब उस स्पीड से नहीं कर पा रहा वो काम। ठीक है, तो ये एक रुकावट आ जाती है कई बार। इसमें क्या होता है, थकान भी हो सकती है। ठीक है, अनिच्छा भी हो सकती है कि बच्चे का मन ही नहीं है वह आज उस चीज को करने का। तो ये क्या है, आपका उत्तल कर्व, उत्तल वक्र। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, बच्चे की लर्निंग घटती है समय के साथ साथ। ठीक है, एक तरह का पैल्यूट क्रिएट हो जाता है कि रुकावट आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, ऐसी स्थिति में ही जाकर के आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, प्ले वे या गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हो, ताकि ये रुकावट क्रिएट ना हो। थर्ड है आपका एस शेप्ड कर्व। एस शेप्ड कर्व क्या है, कि बच्चा उस चीज को सीख रहा था, मान लो पहले उसे जो चीज आती थी वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, वो बढ़ता हुआ बच्चा सीख ही रहा है, और एक टाइम बाद पैल्यूट क्रिएट हो गया कि बच्चा सीख नहीं पा रहा, रुक गया, थकान होती है, या फिर उसे, या फिर आजकल उसके अनिच्छा नहीं हो रही कि वो चीज को सीखे। तो आप एक स्टेज ऐसी आएगी कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा उस चीज को भी सीखने लग जाएगा। ठीक है, मतलब पहले गति धीमी रहेगी, और पहले गति तेज रहेगी, फिर धीमी पड़ जाएगी, फिर वापस से क्या हो जाएगी, तेज तेज हो जाएगी, फिर आखिर में जाके फिर धीमी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी लर्निंग चलती रहती है। आगे चलते हैं। पैल्यूट इन लर्निंग, लर्निंग में रुकावट आती ही क्यों है? क्यों बच्चे सीख नहीं पाते, या फिर बीच बीच में बच्चों का सीखना अफेक्ट होता रहता है। सीखने की गति में वृद्धि रुक जाती है, या ठहराव आ जाता है, तो हम उसे पठार कहते हैं सीखने में। ठीक है, लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं, या प्लेट्यू इन लर्निंग कहते हैं। देखो, ये कार्य की जटिलता के कारण आ सकता है, कि बच्चा जो अब कार्य कर रहा है अब वो जटिल हो गया है। मान लो कोई बच्चा प्लस माइनस सीख रहा था, अचानक से उसके लिए मल्टीप्लाई आ गई और डिवाइड आ गया, अब वो उसे मुश्किल लग रहा है। तो उसे उसके लिए जब कार्य जटिल होगा तो उसे सीखने में दिक्कत होगी। ज्ञान की सीमा, जो चीज आप उस बच्चे को सिखा रहे हो, मान लो किसी का प्लस माइनस की पिछली क्लास में क्लियर नहीं हुआ, और आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, उसके ज्ञान की एक निश्चित सीमा है, वो उसे सीख नहीं पाएगा। तीसरा है शारीरिक व मानसिक क्रिया की कमी। बच्चा फिजिकली और मेंटली कम एक्टिव रहेगा, आपकी क्लास में इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, तो बच्चा उतना अच्छे से अपने आप को सीखने के लिए तैयार भी नहीं कर पाएगा। थकावट या रुचि का अभाव या वातावरण की कमी। ठीक है, बच्चा थक गया है, बच्चा इसलिए नहीं कर रहा आज, या उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चीज़ को करने में। किसी बच्चे का डिवाइड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टेबल्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे में क्या होगा, उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी नहीं होगा सही से, या उसे वो वातावरण ही नहीं मिल पा रहा कि उस चीज़ को सीख सके। मान लो आप किसी बच्चे को टेबल रटा रहे हो, और वो टेबल नहीं सीख पा रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चीज़ को पहले रट रहा था, फिर किसी दिन वो क्लास में नहीं आता, या पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो उसको वो एनवायरनमेंट सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा उस एनवायरनमेंट में, कि वो उस चीज़ को सीख पाए। ऐसे में आप क्या करोगे, बच्चे को सिखाने के लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हो। मतलब आपने देखो ना, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आप टेबल्स को शॉर्टकट ट्रिक्स में भी अलग तरह से सिखाते हो, तो आप अलग अलग चीज़ों के थ्रू भी सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे के लिए वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि बच्चा सीख पाए। परिपक्वता की कमी। ठीक है, किसी को कम एज में आपने क्या दे दिया, बहुत मुश्किल चीज़ दे दी करने में। मान लो कोई बच्चा क्या हुआ, पढ़ने में शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अचानक से ही क्या दे दिया आपने, बाकी बच्चों से, जो बाकी बच्चे हैं 8-10 साल के, ठीक है, आपने उनके बराबर का काम दे दिया उस बच्चे को, कि आपको ये करके दिखाना है। बच्चा उस लेवल की मैच्योरिटी रखता ही नहीं है कि वो उस चीज़ को कर सके। मान लो कोई बच्चा प्लस माइनस जोड़ जोड़ घटा के तीसरी क्लासेस के सवाल में अच्छा है,
लेकिन वो 5वीं के सवाल थोड़ी कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो उन चीज़ों को एकदम से कर सके। कार्य के प्रति उदासीनता, गलत आदतों को सीखना। अगर बच्चा क्या कर रहा है, गलत संगत में पड़ी है, या फिर उस कार्य को सीखने के लिए अब वो तैयार ही नहीं है, फिर उसे वो कार्य क्या लग रहा है, अब बेकार लगने लगा है, ठीक है, या उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा उस चीज़ में, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को सही से सीख भी नहीं पाएगा। सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग करना, ठीक है, बच्चा सीख रहा है, आपने कहा कि भाई तुम्हें टेबल याद करने हैं, एक काम करो, आप 2 के टेबल में क्या करो, 2 को ऐड करते चलो, आप याद कर लोगे, ठीक है, या फिर आप 3 के टेबल में 3 को ऐड करो, आप याद करोगे। तो एक ये अनुचित विधि है। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, रटा रहे हो, बच्चा क्या करेगा, टेबल को पढ़ेगा ही, अब वो क्या करेगा, जोड़ जोड़ के टेबल पढ़ा बोलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप बच्चों को किसी एक्टिविटी के थ्रू कराओ, ठीक है, उन्हें बताओ कि भाई मान लो 3-3 बच्चे एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, अब 3-3 करके इन्हें एक साथ काउंट करो तो कितने हो जाएंगे। मतलब एक आप क्या करो, अपने लर्निंग के तरीके में चेंज करो, बच्चे के सीखने के तरीके में चेंज करो, कि बच्चा उस चीज़ को और ज़्यादा जल्दी और इजीली सीख सके। बच्चा अगर अपने लिए क्या करेगा, उस चीज़ को मुश्किल बनाता रहेगा, तो वो चीज़ को कभी भी सही से सीख नहीं पाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आज के लिए मिलते हैं।